हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? ओके, एवरीबडी इज़ फाइन। अब देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा आपको। देखिए मैंने आपको बताया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। एक तो होता है एल्जेब्रिक मेथड और एक होता है हमारे पास ग्राफिकल मेथड। दोनों मेथड मैं आपको बता चुका था, लेकिन जब मैं अपनी प्रीवियस क्लास में आपको ग्राफिकल मेथड के बारे में बता रहा था तो मैंने आपसे बोला था कि मैं चाहूँ तो सीधा इन इक्वेशंस को देख के पता लगा सकता हूँ कि लाइंस इंटरसेक्टिंग आएगी या फिर पैरेलल आएगी या फिर कोइंसिडेंट आएगी। उस दिन मैंने आपसे बोला था कि मेरे पास एक बहुत शानदार ट्रिक है, तो देखिए आज मैं आपको वही ट्रिक बताने वाला हूँ। इन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म होती है। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये वाली सेकेंड इक्वेशन है। तो देखिए मुझे कैसे पता लगेगा कि लाइंस इंटरसेक्टिंग आएगी या पैरेलल आएगी या कोइंसिडेंट आएगी? देखने से। इफ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो लाइंस क्या होती है बच्चों? इंटरसेक्टिंग। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। और अगर लाइंस इंटरसेक्ट करेगी तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो हम क्या बोलेंगे? विद यूनिक सॉल्यूशन, विद यूनिक सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होता है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट तो आपको क्या बताना होता है? अगर सॉल्यूशन प्रेजेंट है तो आप बोलेंगे सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ठीक है, अब कैसे होता है देखिए मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे मेरी पहली इक्वेशन है 2x + 3y + 4 = 0 और सेकंड इक्वेशन है बच्चों 3x + 2y + 6 = 0। मैं क्या बोल रहा हूं? a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आना चाहिए। a1 कितना है बच्चों? 2, a2 कितना है? 3, तो a1/a2 आ गया 2/3। b1/b2 कितना आ गया? 3/2। a1/a2 b1/b2 के इक्वल है क्या? 2/3 3/2 के इक्वल होता है क्या? नहीं होता ना, तो हम बोलेंगे ये इक्वल नहीं है। और इक्वल नहीं है तो फिर लाइंस आएगी इंटरसेक्टिंग। अब आप घर पे जाना आज अच्छे से और इस इक्वेशन का ग्राफ बना के देखना। आप खुद कह देंगे आते ही कि सर आपने बिल्कुल सही बोला था, हमारा जो ग्राफ आ रहा है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस ही आ रहा है। वही आएगा क्योंकि फिक्स कॉन्सेप्ट होता है। तो इस केस में आप क्या बोलते हैं? लाइंस आर इंटरसेक्टिंग विद यूनिक सॉल्यूशन। अब सेकंड केस पे आते हैं। इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2, अगर स्टार्टिंग के दो रेशो इक्वल है, a1/a2 सपोज b1/b2 के इक्वल है, बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2, लेकिन वो c1/c2 के इक्वल नहीं है, तो फिर ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं लाइंस आर पैरेलल। लाइंस आर पैरेलल। और अगर लाइंस पैरेलल रहेगी ना तो फिर सॉल्यूशन आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन तो तब आता है जब लाइंस इंटरसेक्ट करती है। तो हम बोलते हैं लाइंस आर पैरेलल विद नो सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं है तो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। आई मेरी बात समझ में? सॉल्यूशन प्रेजेंट है, सिस्टम कंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं है, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसे केस में क्या होता है बच्चों? लाइंस हमारी पैरेलल होती है। देखिए एग्जांपल देता हूँ, देखिएगा। आपने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे 2x + 3y + 4 = 0। सेकंड एग्जांपल लिखा आपने 4x + 6y + 5 = 0। a1/a2 कितना आया बच्चों? 2/4। b1/b2 कितना आया बच्चों? 3/6। c1/c2 कितना आया? 4/5। ये 2 से कट होता है, इसका आंसर आ गया 1/2। ये दोनों 3 से कट होते हैं, इसका आंसर आ गया 1/2। ये कट ही नहीं हो सकता। ये दोनों 1/2 वो 4/5। तो स्टार्टिंग के दो रेशो तो क्या है? इक्वल है, और बाद वाला रेशो इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब यहीं से पता लग गया कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मैं जब भी ग्राफ ड्रॉ करूंगा लाइंस क्या आएगी? पैरेलल। और लाइंस पैरेलल आएगी तो सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब थर्ड केस पे आते हैं। इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2, और मेरी किस्मत अब की बार थर्ड रेशो भी इक्वल है, इक्वल टू c1/c2। अगर ये तीनों ही रेशो इक्वल है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो फिर मैं ऐसी कंडीशन में क्या बोलता हूँ? लाइंस आर कोइंसिडेंट। लाइंस जो होती है वो क्या होती है? कोइंसिडेंट, मतलब ओवरलैप करती है विद इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और सीधी सी बात है यार, अगर ओवरलैप करेगी ना तो सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है कि हर पॉइंट पे कट करेगी, क्योंकि इस तरह से सिचुएशन होती है, इस लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होती है तो सब जगह कट करती है, कंटिन्यूअसली हर पॉइंट पे कट करती है। तो जब लाइंस कोइंसिडेंट होती है तो मैंने आपको बताया था एक लाइन दूसरी लाइन को ओवरलैप करती है, तो ऐसी केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस प्रेजेंट होते हैं। और सॉल्यूशन है ना,
तो सिस्टम क्या आएगा, कंसिस्टेंट, क्योंकि दो ही तो बातें होती है, सॉल्यूशन है या नहीं है तो सिस्टम कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट। और ये तीनों रेशो अगर इक्वल है तो हम क्या बोलते हैं, लाइंस आर कोइंसिडेंट, इट मीन्स इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो देखिए किस तरह से होगा, इस तरह से होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने लिखी फर्स्ट इक्वेशन 2x + 3y + 4 = 0। सेकेंड इक्वेशन आपने लिखी बच्चों 4x + 6y + 8 = 0। अब आप निकालेंगे a1/a2 कितना है बच्चों, 2/4, b1/b2 कितना है बच्चों, 3/6 और c1/c2 कितना है, 4/8। इसका आंसर 1/2, इसका भी आंसर 1/2 और इसका भी आंसर 1/2। इसका मतलब मेरे तीनों रेशो क्या आ गए, इक्वल। और अगर मेरे तीनों रेशो इक्वल होते हैं तो मैं तो डायरेक्ट बोलता हूँ कि सर आप ग्राफ बनाइए, आपके पास एक ही आंसर आएगा, क्या, लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है। अब 10th बोर्ड के एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट पे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ। तो अब देखिए बच्चों हमारे पास किस तरह का क्वेश्चन आता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा अभी रिसेंटली उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा। कभी तो हमसे बोला जाएगा हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, कभी बोला जाएगा हैज नो सॉल्यूशन और कभी बोला जाएगा हैज यूनिक सॉल्यूशन। ऐसी कोई सी भी लैंग्वेज हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई आ सकती है। अभी क्या लिखा हुआ है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और हमें इक्वेशन ये दे रखी है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको क्या सिखाया, फर्स्ट ऑफ ऑल योर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल शुड बी इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, a1x + b1y + c1 = 0। इधर अपन हमेशा 0 रखेंगे, इन कांस्टेंट टर्म को इधर लेके आएंगे। तो देखिए ये दोनों टर्म एज इट इज ऐसी की ऐसी लिखी, 5 इधर प्लस का तो उधर जाएगा, माइनस का 5 = 0, ये आ गया अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में। सेकंड में भी मैंने यही किया, k + 1 × x + 9y। यहाँ पे देखिए बच्चों ये 2 टर्म्स है, जब 2 टर्म्स को इधर लेके आएंगे तो इसको अपन ब्रैकेट में लिखेंगे, तो माइनस ब्रैकेट के अंदर 8k - 1 = 0, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे क्या बोला गया, हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो मैं सबसे पहले एग्जाम में फुल मार्क्स लाने के लिए क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वी नो दैट। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए मुझे क्या पता होता है, मैं कैसे लिखूंगा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। सबसे पहले तो मैं बात लिखूंगा कि भैया ऐसा होता है, फिर वैल्यू पुट कर दूंगा। a1 क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, यहाँ कोई नहीं है, मैंने आपको सिखा रखा है। जैसे दुनिया में किसी का कोई नहीं होता हम क्या बोलते हैं, बेटा तेरा भगवान है। तो मैथ्स में जिसका कोई नहीं उसका 1 है, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कौन है, 1। तो ये लिख दिया a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट वो कौन है, k + 1 1/k + 1 = की जगह = b1/b2। फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कौन है बच्चों, k + 1, तो b1 की जगह क्या लिखा, k + 1। सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कौन है, 9, तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया b2 की जगह 9, = की जगह = अब c1/c2, c1 कितना है, -5, c2 कितना है, -8k - 1, ऐसे ही लिखना है। अब क्या करना है, 1 2 3 ये तीनों रेशो आपस में इक्वल है। तो जब इस तरह की कंडीशन होती है तो मैंने आपको सिखा रखा है, एक बार आप फर्स्ट और सेकंड दोनों को इक्वल कर दीजिए और एक बार आप फर्स्ट और थर्ड दोनों को इक्वल कर दीजिए। मैंने फर्स्ट और सेकंड दोनों को इक्वल किया है, लिखा आपके सामने 1/k + 1 = दिस वैल्यू, ठीक है, k + 1/9, ये लिख दिया। अब देखिए बच्चों इधर भी आपके पास एक फ्रैक्शन है, इधर भी एक फ्रैक्शन है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। k + 1 को k + 1 से करेंगे, k + 1 का होल स्क्वायर। इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ देन वी गेट स्क्वायर। इधर आप 9 को 1 से करेंगे, 9 ही आएगा। अब देखिए k + 1 का होल स्क्वायर कितना है, 9। आपको स्क्वायर की वैल्यू पता है 9, इधर क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो k + 1 की वैल्यू +-3, दोनों साइन लेने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो k + 1 की वैल्यू क्या आ गई, +-3। एक बार +3 लेके करेंगे, एक बार -3 लेके करेंगे, तो k + 1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, एक बार 3, 1 इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2। ये तो फर्स्ट केस। सेकंड, जब मैं -3 लूंगा तो k + 1 मैंने किसके इक्वल लिया, -3 के इक्वल। 1 इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो k की वैल्यू -3 -1, k की वैल्यू कितनी आ गई, -4। कितनी आ गई बच्चों, k की वैल्यू -4। तो मुझे यहाँ पे k की 2 वैल्यू मिली। एक तो वैल्यू मिली मुझे बच्चों
2 और एक वैल्यू मिली मुझे -4। ये किससे? फर्स्ट रिलेशन से। अब मुझे एक रिलेशन और अप्लाई करना है, कौन सा? या तो मैं सेकंड और थर्ड को इक्वल करूं या फिर मैं फर्स्ट और थर्ड को इक्वल करूं। मैंने क्या किया? फर्स्ट और थर्ड दोनों को इक्वल कर दिया। ये किया 1/k+1 इक्वल टू 5/8k-1, ये लिखा मैंने फर्स्ट और थर्ड दोनों को लेके। वही सेम कॉन्सेप्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 8k-1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही मिलेगा। 8k-1 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? k+1 से मल्टीप्लाई किया। 5 को k से करेंगे 5k, 5 को 1 से करेंगे प्लस का 5। इसके बाद क्या करना है? लाइक टर्म्स को एक साथ करना है। तो 8k है, उधर 5k, इधर आएगा तो माइनस का 5k, माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1। 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा बच्चों 3k इक्वल टू 6। यहाँ से k की वैल्यू कितनी आई? 6/3 2। तो यहाँ से k की वैल्यू 2 आई और यहाँ से k की वैल्यू आ रही 2 और -4। तो इन दोनों रिजल्ट से कौन सा रिजल्ट आपके पास कॉमन रिजल्ट आ रहा है? देखिए इस इक्वेशन ने भी आपको क्या रिजल्ट दिया? k की वैल्यू 2, और इस वाले सॉल्यूशन ने भी आपको क्या रिजल्ट दिया? k की वैल्यू 2, लेकिन ये एक्स्ट्रा रिजल्ट और दे रहा है -4। तो दोनों में से रिजल्ट कॉमन कौन सा है? 2। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 2। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 2। क्यों? क्योंकि k इक्वल टू -4 जो है ना वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे -2 और -4 दोनों आंसर नहीं लिखेंगे एग्जाम में, वरना मार्क्स कट जाएंगे। हमें क्या करना है? k की वैल्यू 2। आ गई आपको मेरी बात समझ में? और लिखेंगे k इक्वल टू -4 डज नॉट सेटिस्फाइड। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और आपको आई होप ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, हैव अ नाइस डे। बाकी कल मिलते हैं।